हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम यूनिट 2 का पार्ट 13 पढ़ेंगे, जो कि हमारा सेकंड लास्ट पार्ट है इस सीरीज का। इसके अंदर जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द काइंड ऑफ प्लेस। कुछ नया नहीं है, प्ले आपने बहुत बार शब्द सुना होगा। अब प्ले होता क्या है? देखो, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो बच्चे यूज कर रहे हैं अपने वर्ल्ड को देखने, समझने और इंजॉय करने के लिए, है ना, यानी अपने फन के लिए। ये एक वॉलंटरी एक्टिविटी है जो कि बच्चों में अपने प्लेजर के लिए या इंजॉयमेंट के लिए डेवलप होती है। ज्यादातर प्ले को बच्चों से एसोसिएट किया जाता है, बट प्ले सिर्फ बच्चे ही नहीं, बाकी आगे लाइफ के भी किसी स्टेज पे इंसान उसके पार्ट बन सकते हैं। ग्रो एंड ग्रो के हिसाब से प्ले को हम डिफाइन कर सकते हैं एक ऐसी एक्टिविटी की तरह जिसमें एक इंसान एंगेज होता है, उसमें अपने आप को बिजी करता है और जो अपने दिल से करना चाहे वो करता है अपने प्लेजर, अपने फन के लिए, ठीक है, अपने रिक्रिएशन के लिए। ऐसा कहा जाता है कि प्ले से बच्चे का ओवरऑल फिजिकल, कॉग्निटिव और सोशल डेवलपमेंट होता है। प्ले की मदद से आप लर्निंग भी सीख सकते हो, साथ ही साथ अपना रिक्रिएशन कर सकते हैं। ठीक है, इससे आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कैरेक्टर्स की, और भी अपनी चीज जो आप करना चाहो, इसलिए आपका माइंड फ्लेक्सिबल हो जाता है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहते हैं प्ले के? सेल्फ चोजन एंड सेल्फ डायरेक्टेड, यानी कि अपने हिसाब से आप चूज करते हो कि आपको कैसा प्ले मतलब करना है, क्या करना है, और आप जब चाहते हो आप कर सकते हो, जब आप ना चाहो आप क्विट कर सकते हो। इसमें ज्यादातर मीन्स को ज्यादा वैल्यू दिया जाता है एज पर एंड्स, यानी कि जो प्रोसेस है प्ले करने का उसको ज्यादा महत्वता दी जाती है, प्रोडक्ट को नहीं कि आगे क्या निकल कर आ रहा है, क्या रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम कभी कभार रियलिटी से दूर अपने नॉन लिटरल या इमेजिनेटिव पावर्स को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, प्ले जो होता है ज्यादातर उसे बच्चे बहुत पसंद करते हैं, और इनकी इमेजिनरी जो पावर्स हैं वो इससे काफी। देखो, और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहते हैं कि प्ले हमें इंजॉयमेंट में हेल्प करता है, इससे हम स्ट्रेस से कोप कर पाते हैं ना, हम अपना काम इतना हम प्ले वगैरह में इन्वॉल्व होंगे तो हम अपने स्ट्रेस को, अपनी चिंताओं को भूल जाएंगे, अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे, अपनी स्ट्रेंथ को, अपने स्टेमिना को पहचान पाएंगे। ठीक है, और हमारा बिहेवियर जो है वो डेवलप हो जाएगा इससे। इससे सिर्फ हम रट्टा लगाना ही नहीं, अपने चीजों को लर्न करना, खुद को एक्सप्रेस करना सीखेंगे, हमारी इससे कॉग्निटिव डेवलपमेंट होने वाली है। ठीक है, ये सब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं। अब अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ चिल्ड्रंस प्ले की बात करें तो बच्चों के जो प्ले होते हैं उनके कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एज कम्पेयर टू द एडल्ट्स। जैसे इन्फ्लुएंस बाय ट्रेडिशन, यानी कि जो बच्चों के प्लेज होते हैं वो हमारे सोशल ट्रेडिशन से काफी हमारे अफेक्टेड होते हैं, है ना, क्योंकि बच्चे जो हैं वो अपने बड़ों से ही सीखते हैं। तो कुछ हमारे जो ट्रेडिशंस हैं उससे चीजें सीख इन्फ्लुएंस होते हैं उनके प्लेस। दूसरा स्टेज ऑफ डे ड्रीमिंग। डे ड्रीमिंग आपको पता है 10 साल के बच्चे से शुरू हो जाती है। इसमें जो दिमाग है वो हमारा क्या होगा, बच्चा जो है डे ड्रीमिंग करेगा अपने फ्री टाइम में, और जैसे जैसे एज बढ़ेगी तो उनका जो डे ड्रीमिंग का नेचर है वो भी चेंज होगा। देन आपका आता है इसके अंदर प्ले चेंजेस फ्रॉम इनफॉर्मल टू फॉर्मल। इसका मतलब क्या है? इनिशियल स्टेजेस में कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती है बच्चों के प्ले में, है ना, बहुत नेचुरली उनके प्लेज होते हैं, वो इंजॉय करते हैं, किसी भी समय ये नहीं ध्यान देते कितनी देर या क्या चल रहा है। लेकिन जैसे जैसे उनकी एज होती है उनको चीजें पता लगती हैं, उनको गेम्स के रूल्स पता लगते हैं, प्लेस के रूल्स पता चलते हैं, और उसी के साथ साथ उनको समय का भी पाबंदी आ जाती है। देन हमारा सेक्स अप्रोप्रिएटनेस, यानी बच्चे जो बचपन में क्या होता है, जो बच्चे हैं चाहे गर्ल हो चाहे बॉय हो, सब एक तरीके से बिहेव करते हैं। देखा होगा आपने, जो बचपन में अगर स्कूल में लड़का हो लड़की हो, नर्सरी क्लास के, सबको ऐसे क्यूट क्यूट बना के लिपस्टिक लगा के खड़ा कर देते हैं। बट देन जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, अपनी एज के हिसाब से, आप अपने जेंडर के हिसाब से आप अपने किरदारों को निभाते हैं। वेरिएशन इन प्ले, देखा गया है कि प्ले में काफी वेरिएशन होती है मेथड, प्लेइंग मेथड के हिसाब से। डिक्रीज इन द एक्टिविटीज विद एज, बच्चे जैसे ग्रो करते हैं उनकी प्ले एक्टिविटीज कम हो जाती हैं, क्योंकि उनके स्टडी शेड्यूल्स ऐसे बन जाते हैं कि हाँ, उनके जो प्लेज हैं उसमें इनका इन्वॉल्वमेंट कम हो जाता है। प्ले स्टेज, व्हेन अ चाइल्ड स्टार्ट नॉर्मल वॉक, जब एक बच्चा नॉर्मल वॉक करना शुरू करता है तो वो बाकी बच्चों के साथ खेलना मिलना भी शुरू कर देता है। बिगनिंग में वो अपने खुद के टॉयज के साथ ही खेलते हैं, धीरे धीरे वो और बच्चों में इंटरेस्ट लेते हैं। टॉयज जो हैं वो थोड़े उनके चेंज हो जाते हैं, है ना, वो बैठ के खेलना पसंद नहीं करते उतना ज्यादा। टॉय स्टेज क्या होती है? जब शुरू में बच्चे खेलते हैं ना टॉयज से, सिर्फ उनके टॉयज ही उनके लिए सब होते हैं। एक्सप्लोरेटरी स्टेज, इस स्टेज में जो बच्चा है वो एक्सप्लोर कर रहा है ना, वो कुछ भी चीज जो भी देखता है उसे पकड़ता है, उठा लेता है,
और उसको एक्सप्लोर करने लगता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ चिल्ड्रंस प्ले। अब टाइप्स ऑफ प्ले की बात करते हैं, तो बहुत तरीके से हमने प्लेस को बांटा है ऑन द नंबर ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्लेमेट्स, यानी जितने लोग खेल रहे हैं उनके बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो तीन पार्ट्स में बांटा हुआ है: पैरेलल प्ले, एसोसिएटिव प्ले, ग्रुप प्ले। पैरेलल प्ले में क्या होता है, देखो मैंने आपको इसको थोड़ा सा कलरफुल इसलिए रखा है ताकि आप लोग इसको ग्रैब कर सको। चिल्ड्रन प्ले इंडिपेंडेंटली, बच्चे इंडिपेंडेंटली खेलते हैं, उन्हें किसी और की या किसी इंसान की जरूरत नहीं पड़ती है। 14 महीने तक ये स्टेज लास्ट करती है, ठीक है। जैसे छोटा बच्चे को आप कोई भी टॉय दे दो, मतलब ब्लॉक्स दे दिए, कार दे दी, उसको जरूरत नहीं है कि उसके साथ कोई पार्टनर बैठ के खेले, वो अपने आप ही अपने टॉयज से, अपने ब्लॉक से खेलने लगेगा। एसोसिएटिव प्ले, इसमें दो बच्चे खेलते हैं। इस स्टेज तक फिजिकल, मेंटल और सोशल डेवलपमेंट बच्चे की हो चुकी होती है कहीं हद तक, बच्चों में क्यूरियोसिटी आ जाती है, ठीक है। और वो लोग क्रॉल करना सीख जाते हैं, तो अपने टॉयज खींचेंगे, जैसे दो बच्चे साथ बैठ के खेल रहे हैं तो अपने टॉयज एक दूसरे से ले लेंगे, अपने टॉयज को छुपाएंगे, ठीक है। ग्रुप प्ले जिसमें 3 या 3 से ज्यादा लोग होते हैं, इसमें कोऑपरेशन, ग्रुपिज्म ये सब दिखता है, ठीक है। 3 to 4 years पे शुरू होने लग जाती है, बट 7 to 8 years की एज में प्रॉपरली ये दिखती है हमको। इसमें आस पड़ोस के बच्चों के साथ बच्चा खेलता है। तो ये हो गया ऑन द नंबर ऑफ प्लेमेट्स, उसके बेसिस पे। फिजिकल और मेंटल इन्वॉल्वमेंट के बेसिस पे फिजिकल प्ले, मेंटल प्ले। फिजिकल प्ले कौन सा होता है, जहां पे बच्चे का बॉडी ज्यादा एक्टिव है, ब्रेन से ज्यादा बॉडी एक्टिव है, सिर्फ शरीर चल रहा है, दिमाग इतना उसमें इन्वॉल्व नहीं कर रहे वो। जैसे आपका जैसे हम खेलते थे ना बचपन में, पकड़म पकड़ाई खेलते थे, ऐसी चीजें। मेंटल प्ले जिसमें फिजिकल एक्टिविटीज कम है, बैठ के ही है लेकिन वो खेल रहे हैं, जैसे चेस खेलना। अब शतरंज खेलते समय आप दौड़ नहीं रहे हो, लेकिन आपका दिमाग चल रहा है, आप खेल रहे हो, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ प्लेसेस ऑफ प्ले, अब जहां आप खेल रहे हो उसके बेसिस पे भी बहुत डिविजन आते हैं हमारे, ठीक है। इंडोर गेम, आउटडोर गेम, मुझे नहीं लगता है कोई है जिसने नहीं सुना होगा, आज से पहले सबने सुना है। इंडोर गेम्स जो घर के अंदर बैठ के होते हैं, जैसे आपके कार्ड्स हो गए, कैरम, लूडो। आउटडोर गेम्स जो बाहर जाके होते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, ठीक है। कुछ और टाइप्स के भी हमारे प्लेस होते हैं, जैसे हमारे कंस्ट्रक्टिव प्ले। कंस्ट्रक्टिव प्लेस क्या होते हैं, देखो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है यहाँ के अंदर। सच प्लेस इंक्लूड द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसे हम कुछ चीज बना रहे, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जैसे मिट्टी से हमने अपना गुफा बना दी, या पेपर को काट के कुछ बना लिया, सिजर लेके कुछ बैठ गए, तो जब हम कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, पेपर बोट बना रहे हैं, वो हमारा कंस्ट्रक्टिव प्ले हो गया। फिर हमारा आता है फ्री एंड स्पॉन्टेनियस प्ले। इन प्ले में बच्चे को कोई रूल या रेगुलेशंस फॉलो नहीं करने होते, वो जो जैसे खेलना चाहे वो वैसे खेले, वो इसमें एक्सप्लोर कर रहे हैं, चीजें सीख रहे हैं, ठीक है। देन हमारा आता है रीडिंग। रीडिंग भी को भी हमने एक तरीके का प्ले ही कहा है, क्योंकि ये भी इंजॉयबल रहता है, बच्चे काफी इंजॉय करते हैं, एक्टिव रहते हैं जब वो थोड़ा रीड करते हैं, ठीक है। और बच्चों को, मतलब जनरली जो बच्चे ज्यादा बाहर नहीं जाते ना, वही इस तरह की चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, चीजें पढ़ते हैं वो, ठीक है। रेडियो एंड टेलीविजन, कुछ बच्चे जो है 3 years ऑफ एज के, वो सुनने में, कभी कभार उनके घर में रेडियो चल रहा है तो वो सुन रहे हैं, उनको अच्छा लगता है कि कुछ बता रहे हैं वो, कुछ आपके टीवी पे कुछ कार्टून्स ऐसे आ रहे हैं जो इनको देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, वो उससे काफी अट्रैक्ट हो जाते हैं। डे ड्रीमिंग, ये बच्चे की जो स्मॉल चिल्ड्रन ही डे ड्रीमिंग में ज्यादातर हमारे इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। हद से हद ज्यादातर ये 12 years ऑफ एज तक ही ज्यादा डे ड्रीमिंग वाला काम चलता है, ठीक है। तो आपके ये अकॉर्डिंग टू हट, प्ले कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 फर्दर कैटेगरी। हट के हिसाब से और 3 कैटेगरीज हैं जिसमें हम प्ले को डिवाइड कर सकते हैं, जिनके नाम क्या है: एपिस्टेमिक, ल्यूडिक एंड गेम्स विद रूल। एपिस्टेमिक क्या होता है, एपिस्टेमिक गेम्स आर कनेक्टेड टू द फर्स्ट 2 years, पहले के जो 2 साल होते हैं बच्चे की जिंदगी के, उससे कनेक्टेड होता है। यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहा है बच्चा, है ना, चीजें एक्सप्लोर कर रहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब एक्सप्लोर कर करके अपना प्ले चल रहा है। ल्यूडिक फेज क्या होता है, जहाँ पे इमेजिनेशन, फैंटेसीज आ जाती है, इस तरह के गेम्स। गेम्स विद रूल्स, जहाँ पे बच्चा प्रॉपर रूल्स बनाता है, जो ट्रेडिशनल सेटअप है रूल्स का, उसके साथ गेम को खेलता है। रोल ऑफ प्ले इन द चाइल्ड डेवलपमेंट, बच्चे की डेवलपमेंट में हमारे प्ले का क्या फायदा है या क्या इन्वॉल्वमेंट है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, है ना, कॉग्निटिव मेंटल डेवलपमेंट तो होती है, बच्चा स्किल सीखता है, रूल्स के साथ साथ उसके दिमाग की
और साथ साथ वो जो खेलेगा उससे चीज़ों के बारे में, इसके साइज, शेप्स, कलर्स, नंबर्स। फिजिकल डेवलपमेंट, जब बच्चा खेलता है, दौड़ता भागता है, उसका स्ट्रॉन्ग स्टैमिना, मसल्स बिल्ड होती हैं, मोटर स्किल्स डेवलप होते हैं। सोशल डेवलपमेंट, सोशल स्किल्स डेवलप होते हैं, जैसे कि जब आप खेल रहे हो तब आप रूल्स बताओगे एक दूसरे को, कोऑपरेट करोगे एक दूसरे के साथ, है ना, अपोलोजाइज भी करते हो कभी गलती होती है तो। इमोशनल डेवलपमेंट, जब बच्चे के जब खेलता है बच्चा तो उसके कुछ इमोशंस जुड़ जाते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल दो दोस्त खेल रहे हैं, अब दोनों दोस्त का इमोशनल कनेक्ट हो गया है, अब एक दिन वो दूसरा दोस्त नहीं आया तो उसका खेलने का मन नहीं लगेगा, तो इमोशनल। मोटर डेवलपमेंट, बच्चा जो है नए मोटर डेवलपमेंट, जैसे कि किसी चीज को होल्ड करना, ब्लॉक्स बनाना, ये सब चीजें सीखता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है बच्चे के अंदर, है ना। क्रिएटिव डेवलपमेंट हो जाता है। ऑब्वियसली क्रिएटिविटी, कभी कभार हम बहुत सारी चीजें खेलते हैं, उनमें हमारा क्रिएटिव दिमाग चलता है, तो क्रिएटिव डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट हो जाता है। कैसे लैंग्वेज, जब हम व्हेनेवर यू प्ले, आपका कुछ जैसे आप बात करोगे, कुछ रूल समझाओगे, बोलोगे, सुनोगे, तो इससे हमारी लैंग्वेज की डेवलपमेंट होती है। साथ ही साथ रिलेशनशिप्स मेंटेन करने, है ना, फ्रेंडशिप्स बनती हैं, दोस्तियां होती हैं। रोल ऑफ टीचर्स वाइल यूजिंग प्ले, टीचर का क्या रोल रहता है, क्योंकि प्ले जो है वो बच्चे की लर्निंग और डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। जैसे मैंने आपको कहा, प्ले से बच्चे का इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, फिजिकल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, ये वो तरह का डेवलपमेंट है जो शायद हम क्लासरूम में बिठा के बच्चे को नहीं सिखा सकते। इससे बच्चा जो है एक नए वर्ल्ड को समझता है, आर्ट, लैंग्वेज, ये सब चीजें सीखता है। टीचर्स की जो इन्वॉल्वमेंट है उसको कंट्रोवर्शियल इशू है, कुछ लोगों का मानना है कि टीचर्स की इन्वॉल्वमेंट अच्छी है, कुछ कहते हैं नहीं है। ठीक है, क्योंकि टीचर्स के पार्टिसिपेशन से क्या होता है, देखो, व्हेन अ टीचर पार्टिसिपेट इन दिस, इससे बच्चे का इंटेलेक्चुअल स्किल्स तो डेवलप हो जाता है, टीचर और डेवलप करा सकती है, लेकिन टीचर क्या करेगी ना, ज्यादा कंट्रोल लेना चाहिए कि इसको ऐसे नहीं खेलो, ऐसे खेलो, ये नहीं करो, इधर नहीं दौड़ो, तो इसीलिए माना गया कि थोड़ा कंट्रोवर्शियल रोल है। हाउएवर, बच्चे के उस प्ले के अंदर टीचर का क्या रोल हो सकता है, सबसे पहली चीज, टू मॉनिटर होमवर्क। ठीक है, मॉनिटर होमवर्क का मतलब क्या है, यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि बच्चे को कितना काम दिया, उसने कितना काम स्पेंड किया काम करने पे, कितनी देर में उसने अपने काम को कंप्लीट किया है। ठीक है, और हम बच्चे को उसकी इमेजिनेशन पे बेसिस भी काम दे सकते हैं, जैसे हम उनको बोल दे कि वाइल लर्निंग अबाउट वेदर, ज्योग्राफी में जब हम वेदर के बारे में पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं स्कूल के अंदर, तो हम उनको बोल दें कि न्यूज़पेपर से सारा वेदर का वो इन्फॉर्मेशन काट के लेकर आओ या चिपकाओ अपने नोटबुक्स के अंदर। ठीक है, देन प्लेस इन द टाइम टेबल, टाइम टेबल के अंदर बच्चों को खेलने का सफिशिएंट टाइम देना चाहिए, एक पीरियड फिक्स होना चाहिए बच्चों की खेलने के लिए। स्पोर्ट्स कंपटीशन ऑर्गेनाइज करो, हो सकता है तो, जिससे बच्चों के अंदर प्लेइंग की वो बढ़ेगी। बजट होना चाहिए स्कूल का कि वो स्पोर्ट्स मटेरियल को खरीद सके, जैसे आपके जो भी गेम्स हैं जिनको कुछ इक्विपमेंट्स चाहिए। अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए अलग अलग एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए, जैसे आपके स्कूल में जो भी एक्टिविटीज होते हैं। और एक्चुअल कुछ इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराने चाहिए टाइम टू टाइम, जैसे पिकनिक्स हो गए या कुछ भी और ऑन साइट आपके एक्टिविटीज हो गए। रोल ऑफ पेरेंट्स क्या रहता है, पेरेंट्स का रोल इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात है मीटिंग विद पेरेंट्स, यानी कि टीचर एक मीटिंग रखे जिसमें पेरेंट्स एक दूसरे से आए, मिलें, एक दूसरे के आइडियाज शेयर करें। ठीक है, कि कैसे वो अपने बच्चों को इस चीज में इन्वॉल्व करा रहे हैं। टाइम फॉर अदर एक्टिविटीज, पेरेंट्स जो है बच्चों को बता सकते हैं कि उनको पढ़ने में और प्लेइंग में इतना इतना टाइम देना है, कि बच्चे एक ही चीज ना करते रहे पूरे दिन में। विजिट्स टू ओपन ग्राउंड, अपने बच्चों को ओपन ग्राउंड में ले जाएं, ये नहीं कि घर में ही बिठा के हाँ चलो टीवी चला के छोड़ दिया, टीवी देखो। स्पोर्ट्स ग्राउंड में हो जा सके तो आपसे उसको स्पोर्ट्स ग्राउंड में लेके जाएं, उसको अपॉर्चुनिटी दे कि वो खेले और चीजों को सीखे, समझे। ठीक है, तो प्ले के बारे में इतना ही था। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके लिए अब देखो आपको लगेगा कि सारे ही टॉपिक इम्पोर्टेंट है, बट देन कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो थोड़े ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, जिनमें थ्योरी थोड़ी ज्यादा होती है, उनको आपको अच्छे से समझ लेना है ताकि आप अपने एग्जामिनेशन में लिख सको। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग चिल्ड्रन एंड